श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम 11वीं बायोलॉजी केमिस्ट्री का टॉपिक द्रव्य की अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने गैसों के नियम के बारे में पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे आदर्श गैस समीकरण। तो हमने क्या किया देखिए, 11वीं बायोलॉजी का टॉपिक और वो भी केमिस्ट्री का कौन सा, द्रव्य की अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं। उसमें हमारा टॉपिक था गैसों के नियम का, ठीक है। और गैसों के नियम में हमने पढ़ लिया था। हमने सबसे पहले पढ़ा बॉयल का नियम, फिर हमने पढ़ा चार्ल्स का नियम, फिर हमने पढ़ा गै-लुसेक का नियम और फिर हमने पढ़ा आवोगाद्रो का नियम। ये नियम हमने गैसों के नियम पढ़े थे और इन नियमों की सहायता से हम बॉयल के नियम की सहायता से, हमने चार्ल्स के नियम की सहायता से, हमने आवोगाद्रो के नियम की सहायता से एक समीकरण बनाई थी और इस समीकरण का नाम था आदर्श गैस समीकरण। क्या नाम था? आदर्श गैस समीकरण। एक बार फिर से आदर्श गैस समीकरण के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी आदर्श गैस समीकरण है। आदर्श गैस समीकरण में क्या होता है? आदर्श गैस समीकरण। और आदर्श गैस समीकरण वो गैसें जो ताप दाब की सभी परिस्थितियों में बॉयल्स, चार्ल्स, आवोगाद्रो नियम का पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। कौन सी गैस कहलाती है? आदर्श गैस। किस पर? ताप और दाब की विशेष परिस्थितियों में। किसका पालन करती हो? बॉयल्स के नियम, चार्ल्स के नियम, आवोगाद्रो की। फिर हमने ऐसे कहा था V व्युत्क्रमानुपाती V बॉयल्स नियमानुसार, जिसको मैंने समीकरण में देखा। फिर मैंने कहा V समानुपाती T चार्ल्स नियमानुसार। और फिर हमने ये कहा था आवोगाद्रो का नियम V समानुपाती N। और इन तीनों समीकरण से हमने एक समीकरण बनाई थी कि V समानुपाती NT/V। फिर हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया था और जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो बना V बराबर एक समानुपाती नियतांक लिया था गैस स्थिरांक V बराबर R NT/P। और P को मैं इधर ले आया तो बना PV बराबर nRT। और इसी को हमने ये कहा था आदर्श गैस समीकरण। इसी को हमने क्या कहा था? आदर्श गैस समीकरण। यहाँ R क्या है? R एक स्थिरांक है जिसको बोलते हैं गैस स्थिरांक। क्या बोलते हैं? गैस स्थिरांक। और गैस स्थिरांक का मान सभी गैसों के लिए, यानी R का मान सभी गैसों के लिए बराबर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गैस स्थिरांक या गैस नियतांक। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मान लो n की वैल्यू, R की वैल्यू कांस्टेंट है तो T इधर आ जाएगा, तो समीकरण बनेगी PV/T बराबर NR। तो P और V, PV/T का अनुपात NR के बराबर, इसके बराबर है NR को एक स्थिर मान लें तो PV/T एक स्थिरांक के बराबर होगा। PV/T क्या होगा? एक स्थिरांक के बराबर होगा। तो क्या मैं इस समीकरण से ऐसे इसको हल कर सकता हूँ? ध्यान से देखना क्या बनेगी। फिर मान लो कोई प्रेशर, दो प्रेशर दिए गए, एक P1 दिया गया है, एक P2 दिया गया है, आयतन दिया गया है V1 और V2 दिया गया है, और टेम्परेचर दिया गया है T1 और T2। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? P1 V1/T1 बराबर होगा P2 V2/T2 में। इसके बराबर होगा P1 V1/T1 बराबर होगा P2 V2/T2। ऐसी परिस्थिति जब आएगी कोई न्यूमेरिकल में हम काम में ले लेंगे। देखिए दोबारा से, पहला प्रेशर मैंने मान लिया P1, दूसरा हमारा P2 और वॉल्यूम है V1 और V2।
टेम्परेचर T1 और T2। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, PV/T का जो रेशियो है वो एक स्थिरांक के बराबर होता है। इसके बराबर होता है स्थिरांक के। तो जब हमने प्रेशर अलग अलग लिया तो ऐसी कंडीशन में बनेगा P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2। और इसमें ये जो डेरिवेशन है उसका लास्ट रिजल्ट है, ये न्यूमेरिकल में काम में लेते हैं। कहाँ काम में लेते हैं? न्यूमेरिकल में। तो यही आदर्श गैस समीकरण, ये कौन सा समीकरण है? आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, तो अब इसके न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल हमने कर लिया था, इसके अलावा और न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्या है न्यूमेरिकल है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर। न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से देखिए। टेम्परेचर कितना दिया, क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप और 27 डिग्री सेल्सियस ताप और 0.92 बार दाब। दाब कितना है? 0.92 बार दाब पर 18 लीटर गैस में, पर 18 लीटर गैस में हाइड्रोजन के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। और क्या क्या करना? हाइड्रोजन के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि हाइड्रोजन का द्रव्यमान हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.35 ग्राम हो तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या की गणना कीजिए। 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 ठीक है, तो होगा क्या? देखिए हमारे पास हमने ये कहा कभी Pv बराबर nRT, Pv बराबर nRT। n को मैं इधर ले आऊँ तो बनेगी समीकरण n बराबर P इंटू V अपॉन R इंटू T। V का मान दिया गया, P का मान दिया गया, R का मान दिया गया। कितना दिया गया? R बराबर है 0.083 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये R का मान दिया गया। सबसे पहले हमें n की वैल्यू का पता चल जाएगा। n की वैल्यू का पता कैसे चलेगा? प्रेशर दिया गया, कितना दिया गया? प्रेशर 0.92 बार दिया गया। कितना दिया गया प्रेशर? 0.92 बार। दोबारा से देखिए, हल करेंगे तो कैसे क्या आएगा? P की वैल्यू दी गई है 0.92 बार। कितनी दी गई? 0.92 बार। V की वॉल्यूम 18 लीटर है। V बराबर कितना दिया गया है? 18 लीटर। R की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.083 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, और T की वैल्यू दी गई है 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 300 केल्विन बराबर कितना है? 300 केल्विन। अब मान पुट करेंगे T का मान पुट करेंगे क्या बन जाएगा? देखो जब मान पुट करेंगे तो P की वैल्यू कितनी है? 0.92 इंटू V का 18 और R की वैल्यू कितनी? 0.083 और T की वैल्यू कितनी? 300। ये वैल्यू आएगी n की, और n की वैल्यू कितनी आएगी? 0.67 मोल। 0.67 ये n की वैल्यू आएगी। ठीक है, ठीक क्या होगा? देखो जब n की वैल्यू हमने निकाली स्मॉल n की,
और अपने को अगला क्या पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा था n, एक अगला n पूछ रहा है कैपिटल N। क्या पूछ रहा है, कैपिटल N। तो जब स्मॉल n का अपने को पता और कैपिटल N पूछे तो हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, स्मॉल n बराबर दी गई मात्रा यानी कितना उसका द्रव्यमान दिया गया, दी गई मात्रा अपन उसका मोलर द्रव्यमान, अपन उसका मोलर द्रव्यमान, और दी गई मात्रा कितनी है 1.35, कितनी दी गई थी, दी गई मात्रा 1.35। ये हमारे पास है n की वैल्यू कितनी है, अब n की वैल्यू कितनी है देख लो, n को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा m बराबर m अपॉन n, और m बराबर क्या हो जाएगा फिर, m की वैल्यू कितनी है 1.35, n की वैल्यू कितनी है 0.67, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा मोलर, n छोड़ा है कितना, m की वैल्यू क्या आएगी, देखिए m की वैल्यू आएगी 2.015 ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति। दोबारा सुन लेना मेरे बिल्कुल ध्यान से, हमें क्या दिया गया है, हमें p दिया गया है, हमें b दिया गया है, हमें r दिया गया है, हमें t दिया गया है। हमसे अगला पूछ रहा है स्मॉल n, और स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी कितने मोल हैं, ये हमसे पूछ रहा है पहली बात। फिर हमसे क्या पूछ रहा है अगला हमसे पूछ रहा है कैपिटल N, मोलर द्रव्यमान कितना है, दोनों निकालें। स्मॉल n की वैल्यू कितनी आई, स्मॉल n की वैल्यू आई 0.67 मोल, पहला उत्तर। जब स्मॉल n की वैल्यू आ गई क्या मान पुट करके 1.35 में इतने का भाग लगाया तो कैपिटल N आ गया कितना है 2.015 ग्राम प्रति, ये न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला न्यूमेरिकल है 25 डिग्री सेल्सियस ताप, ताप कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगला 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर मतलब अपने को क्या दिया गया है, T दिया गया है, तो T कितना है, अपने को T दिया गया है कितना है 25 डिग्री सेल्सियस कोई, और ताप 760 mmHg दाब दिया गया कितना 760 mmHg। ए पर एक गैस 600 ml आयतन घेरती, कितना आयतन घेरती है, बी बराबर कितना 600 ml, कितना ml घेरती है 600 ml। किसी अन्य स्थान पर जहां ताप 10 डिग्री सेल्सियस यानी अगला ताप दे दिया T2 और वो कितना हो 10 डिग्री सेल्सियस, इसको अपने T1 आयतन यानी V2, इसको अपने V1 V2 कितना 640 ml, तो दाब क्या होगा यानी अगला हमें T2 पूछना। दोबारा सुन लो V2 होने क्या होगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पहला ताप है T1 दिया गया है, वो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है T1, और दूसरा P1 कितना है 760 mmH, P1 कितना है 760 mmH, और V1 कितना है 600 ml। और फिर अगला कह रहा है कि ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस मतलब वो दूसरा टेम्परेचर, उसको अपने क्या कहेंगे T2 कहेंगे, क्या कहेंगे T2, और T2 बराबर क्या होगा फिर 10 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस को हम किस में बदल लेते हैं, केल्विन में बदल लेते हैं। 273 का जोड़ करके कितने का 273 प्लस 10 बराबर 283 केल्विन हो गया, इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा 273 प्लस 25 जितना आएगा उतना 300 से 2 कम यानी 298 केल्विन आएगा, कितना आएगा 298। फिर अगले में हमसे V2 की बात करें, और फिर अगला हमसे पूछ रहा है P2 क्या है, और जब P2 पूछ रहा है तो हमें याद है हमने कभी ऐसा कहा था PV बराबर nRT कहा था, और nR कांस्टेंट T इधर आ गया था तो हमने कहा PV/T बराबर है ना, PV/T बराबर nR, और फिर मैंने P को P1 भी कह दिया, P को P2 भी कहा। फिर हमारी समीकरण ये बनी, देखिए समीकरण ऐसी बनी थी P1V1/T1 बराबर P2V2/T2, P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। अब हमें अगला पूछ क्या रहा है,
हमें अगला P2 पूछा है, बोलो प्रेशर अगला कौन सा होगा? 760 mmHg आ गया कि नहीं, तो अपने क्या करेंगे P1 कीजिए, अपने को P2 पूछा है, P2 को इधर ले आओ, P2 बराबर क्या आ जाएगा P1 into V1 into T2 और भाग में कितना V2 into T1, वज्र गुणा करेंगे P2 के लिए। अब बताइए P1 की वैल्यू कितनी है 760 mmHg, लगा देंगे V2 बराबर कितना आएगा 760 और V1 आयतन कितना है वॉल्यूम 600, कितना है 600, ये लो 600, ठीक है। फिर क्या करेंगे आगे T2 कितना है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 283, तो 283 लगा देंगे और भाग में कितना आएगा V2 की वैल्यू कितनी है 640, यहाँ लगा देंगे 640 और T1 कितना दिया है 258, रिजल्ट आएगा P2 का रिजल्ट आएगा कितना, रिजल्ट आएगा P2 बराबर आएगा 678.8 mmHg। दोबारा सुन लो, हमें क्या कहा गया है, T1 दिया है, T1 कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस को मैंने केल्विन में बदला है और जब मैं 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलूंगा तो 273 का मैंने क्या किया है जोड़ किया है और ऐसा करने से 298 केल्विन आया, कितना आया 298 केल्विन। और ऐसी कंडीशन में 298 केल्विन आ गया, इसको मैंने कहा P1, कि P1 दिया गया है 760 mmHg, कितना दिया गया है 760 mmHg और फिर V1 दिया गया है 600 ml, यानी इतने प्रेशर पर इतना डिग्री पर गैस का वॉल्यूम कितना है 600 ml है। ये तो आ गया P1 और फिर क्या किया गया ये पूछा हमसे कि यदि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो, टेम्परेचर कितना हो 10 डिग्री सेल्सियस, तो वॉल्यूम तो हो गया इतना, अब प्रेशर बताओ कितना, तो जो टेम्परेचर जो 10 डिग्री था पहले से दूसरा जो बताया उसको मैंने क्या कह दिया T2 कह दिया, 10 डिग्री बराबर कितना हुआ 273 में 10 को जोड़ दिए कितना है 283, ठीक है। फिर मैंने क्या किया V2 अपने को दिया गया कितना है 640 ml, कितना है V2 640 ml और 640 ml को मैंने 640 ml लगा दिया। फिर क्या हुआ P2 हमसे अगला पूछ रहा है, तो हमने समीकरण में पहले लिखा था कभी P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2 और यहाँ से मैंने P2 को इधर लिया क्योंकि P2 अपने को क्या करना था, P2 मैंने यहाँ लगा कि समीकरण क्या बनी P1 V1 into T2 फिर नीचे आया V2 into और सबका मान पुट किया, कट पेट के रिजल्ट आया 678.8 mmHg प्रेशर, P2 की वैल्यू कितनी आई 678.8 mmHg, ठीक है। तो इस प्रकार से आदर्श गैस समीकरण पर हम अपने को कोई न्यूमेरिकल वगैरह पूछ सकते हैं, तो ध्यान रहे आदर्श गैस समीकरण बराबर क्या होता है PV/nRT, ठीक है। और जब n और r को कांस्टेंट हमने रखा तो हम समीकरण बने PV/T और मैंने कहा जब प्रेशर 2 हो, वॉल्यूम 2 हो और ये टेम्परेचर हो 2, तो ऐसी कंडीशन में हमने कहा P1 V1/T1 कह दे और बराबर में किसको रख देंगे P2 V2/T2 को रख देंगे, न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल परीक्षा में पूछे जा सकता है, ठीक है। और आगे देखिए यदि और न्यूमेरिकल देखना है तो क्या करेंगे, देखिए उससे आगे न्यूमेरिकल क्या बनेगा, 2-3 न्यूमेरिकल हमने कर लिए, उससे आगे अगला हेडिंग अपना रहेगा डोल्टन का आंशिक दाब का नियम। अगला हेडिंग है डोल्टन का आंशिक दाब का नियम, वो देखिए क्या है डोल्टन के आंशिक दाब का नियम। डोल्टन ने एक आंशिक दाब का नियम दिया गैसीय मिश्रण के लिए और उसने ये कहा, क्या कहा देखिए डोल्टन के आंशिक दाब का नियम, क्या डोल्टन के आंशिक दाब का नियम। देखिए ध्यान से कि जो डोल्टन है उसने क्या कहा, डोल्टन ने ये कहा कि जब कोई गैसों का मिश्रण है और उस मिश्रण में यदि क्रियाशील गैस नहीं है, आपस में क्रिया करने वाली गैस नहीं, अक्रियाशील गैस होती है, इसके लिए अक्रियाशील गैस है, गैसों के मिश्रण है, अक्रियाशील गैसों के मिश्रण, अक्रियाशील गैसों के मिश्रण में जो घटक होते हैं उन घटकों का टोटल जो प्रेशर होता है वो कुल प्रेशर होता है। ध्यान से देखिए दोबारा से सुनिए
क्रियाशील गैसों के लिए, यानी गैसें होनी चाहिए अक्रियाशील। कोई मिश्रण है तो जिसमें कई सारी गैसें हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए, अक्रियाशील होनी चाहिए। ठीक है, तो अक्रियाशील गैसों का कुल दर, अक्रियाशील गैसों के मिश्रण का कुल दर उस मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। दोबारा सुनिए, कोई गैसों का मिश्रण है और वो इसमें गैसें आपस में क्रियाशील नहीं है, ठीक है, और उस गैसों के मिश्रण का कुल दाब, उस गैसों के मिश्रण का कुल दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक घटक के आंशिक दाब के योग के बराबर, प्रत्येक घटक के आंशिक दाब के योग के बराबर। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कोई कई गैसों का मिश्रण है, जैसे गैस 1, गैस 2, गैस 3, 3 गैसें हैं, ठीक है, और 3 गैसें हैं और मैं कहूँ कि गैसों के मिश्रण का कुल दाब लिखो, तो अपने क्या कहेंगे, P बराबर पहली गैस का आंशिक दाब P1 प्लस दूसरी गैस का आंशिक दाब P2, तीसरी गैस का आंशिक दाब P3, यानी जो P है वो किसके बराबर होगा, सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा, सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर। यही नियम है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। दोबारा सुन लो, किसी गैसों के अक्रियाशील गैसों के मिश्रण का कुल दाब उसमें उपस्थित अव्यय अर्थात घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए मान लो कोई गैस है उसमें 3 घटक मिले हुए हैं, 1, 2 और 3, कितने घटक मिले हुए हैं, 3 घटक, और वो भी कौन कौन से, 1, 2 और 3। ठीक है, पहला घटक, दूसरा घटक और तीसरा। ठीक है, पहले घटक का आंशिक दाब P1, दूसरे घटक का आंशिक दाब P2, तीसरे घटक का आंशिक दाब कितना है, P3 है, कितना है, P3। ठीक है, और इन सब का योग उस मिश्रण के कुल दाब के क्या होता है, बराबर होता है। यदि आदर्श गैस समीकरण से इसका संशोधन करते हैं तो क्या बनता है, देखिए आदर्श गैस समीकरण क्या होगी, PV बराबर NRT, PV बराबर NRT, और यदि मैं यहाँ P को रखूँ तो P बराबर क्या होता है, NRT अपॉन V, NRT अपॉन क्या होता है, V, और ये तो हो गया कुल दाब, गैसों के मिश्रण का कुल दाब। यदि मैं इसके लिए आंशिक दाब लिखूं, यानी पहली गैस का आंशिक दाब होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ N1RT/V। ठीक उसी प्रकार मैं दूसरी गैस के लिए कहूँ तो P2 बराबर क्या होगा, N2RT/V। इसी प्रकार मैं तीसरी गैस के लिए कहूँ आंशिक दाब P3 बराबर कितना होगा, N3RT/V, N3RT/V। ठीक है, तो ये इसको मैंने समीकरण 1 कह दिया, इसको मैंने 2 कह दिया, इसको मैंने 3 कह दिया। यदि इन तीनों समीकरण को मैं जोड़ूं तो कुल दाब का बराबर क्या आएगा, बताते हैं हम, ऐसे आएगा P बराबर क्या आएगा, P बराबर, और P बराबर क्या आएगा, फिर P बराबर P1 प्लस P2 और प्लस P3, और सबको जब मान रखेंगे, मान पुट करेंगे तो ऐसी सिचुएशन आएगी। देखिए क्या बनेगा, देखिए इधर क्या होगा, P हो गया, और फिर क्या है, N1RT/V प्लस N2RT/V प्लस N3RT/V, तीनों आ गए। अब देखिए P बराबर क्या होगा, N1RT/V कॉमन आ जाए, और जब RT/V कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, और इधर क्या आएगा, RT/V, इधर क्या आएगा, RT/V, मतलब ये कुल प्रेशर किसके बराबर हो गया, N1 प्लस N2 प्लस N3, और RT/V क्या आ गया, कॉमन आ गया, ये किसके बराबर हो गया, कुल प्रेशर के बराबर, P बराबर आ गया। यदि ऐसी सिचुएशन में हम ऐसे करें कि जब P1 और P का अनुपात देखें, P1 और P का अनुपात देखें तो अनुपात क्या बनेगा, यहाँ से देखो P1 और P का अनुपात, यानी आंशिक दाब और कुल दाब का अनुपात कैसा है, तो अपने क्या करेंगे, देखो मैंने कह दिया P1/P, ठीक है, और P1 तुम्हें पता है, P1 बराबर हमने ऐसे लिखा था N1RT/V, N1RT/V, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए N1
RT अपॉन V लिख दिया। और ये नीचे P को लिखूंगा तो P में क्या होगा N1 प्लस N2 प्लस N3 और इधर RT अपॉन V ऊपर चला जाएगा तो RT से तो RT कैंसिल हो गया, V से V हो गया। यहाँ बचा क्या P1 अपॉन P बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, अब क्या हुआ ध्यान से देखो, जब N1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या हुआ N1 अपॉन V, यानी कोई मोल है, किसी घटक का मोल और कुल मोल का अनुपात मोल अंश के बराबर होता है। यहाँ N घटक A का मोल है, N A का इस दूसरे का और तीसरे का मोल टोटल मोल होगा। तो मोल अंश बराबर क्या होता है, मोल किसी घटक के मोल अपॉन कुल मोल। और यही कंडीशन है, क्या मैं इसकी जगह ऊपर 1 है तो क्या मैं इसको x1 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। दोबारा सुन लीजिए ध्यान से, क्या होगा सबसे पहले देखिए N1 है, N1 क्या है, N1 है घटक A के पहले घटक के मोल, और N1 ऊपर है तो हम कभी ऐसे कहते थे कि किसी घटक का मोल अपॉन उस कुल मोल उसका मोल अंश है, तो पहले का मोल अंश हो गया। मतलब इस पूरी वैल्यू की जगह क्या पुट कर दो x1 पुट कर दो। तो जब मैं x1 पुट करूँगा क्या बनेगा देखिए P1 अपॉन P बराबर, और इस पूरे की जगह x1, पूरे की जगह क्या आ जाएगा x1। अब क्या होगा देखिए P1 यानी किसी पहली गैस, 1 नंबर वाली गैस का आंशिक दाब मोल, 1 नंबर वाले का मोल अंश और कुल दाब के गुणनफल की क्या होता है बराबर होता है। कुल दाब के गुणनफल की क्या होता है ऐसी सिचुएशन। यहाँ P1 क्या है, गैस A का आंशिक दाब, गैस 1 का आंशिक दाब, गैस 1 का क्या होगा आंशिक दाब। यहाँ P क्या है, कुल गैसों के मिश्रण का, गैसों के मिश्रण का कुल दाब, गैसों के मिश्रण का कुल दाब, गैसों के मिश्रण का कुल दाब। और यहाँ XA क्या है, गैस 1 का मोल भिन्न या मोल प्रभाज, गैस 1 का मोल है या ओल ऑफ रिजल्ट क्या है P1 बराबर आ गया x1। x1 यहाँ क्या है मोल भिन्न है पहली गैस की, और P यहाँ कुल प्रेशर है। दोबारा सुन लो, हमने क्या किया P बराबर कहा और P1 के लिए मैंने लिखा N1 RT, P2 के लिए लिखा P। तो कुल जो किसी गैसों के मिश्रण का कुल दाब है वो घटकों के आंशिक दाब की होगी बराबर। फिर N1 या क्या RT को हमने को मूल्य, फिर मैंने कहा P1 मतलब गैस 1 का आंशिक दाब और कुल दाब का अनुपात बराबर क्या रहेगा, ये समान रहेगा N1 RT भी। P1 के लिए N1 RT अपॉन V और P के लिए ऐसा कहा N1 RT, V ऊपर चला गया कट के मान बना क्या N1 प्लस N2 प्लस N3। और यहाँ N है पहली गैस का मोल और ये कुल मोल जो किसके बराबर होता है मोल अंश के बराबर। क्या मैं P1 अपॉन P बराबर x1 कह दूँ, तो जब x1 कहूँ तो x इधर मैं P1 ध्यान रखो तो P इधर चला जाएगा, P इधर चला जाएगा, क्या बनेगा P1 बराबर x1 P, क्या बनेगा P1 बराबर x1 P। यानी किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। और यहाँ भी देखिए फिर बने क्या अपने निकोल में पूछेंगे मोल भिन्न पूछ लेंगे, P1 दे देंगे या P देकर P1 पूछ लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये है टोटल के आंशिक दाब का, ठीक है। इन्हीं शर्तों के साथ क्लास आज की कंप्लीट होती है।